नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त और पल पल डर का एहसास कराने वाली कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, आज की कहानी बिहार के रहने वाले 4 साथियों ने हमारे साथ शेयर की है। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं कि बिहार से काफ़ी लोग काम की तलाश में देश के कई हिस्सों में आते जाते रहते हैं। तो ऐसे ही एक बार 4 दोस्त थे जो काम की तलाश में पंजाब के जालंधर पहुंच गए। वहां पर वो एक फैक्ट्री में जाकर काम करने लगते हैं। लेकिन उस फैक्ट्री का एक बहुत ही बड़ा सच था जो उन लोगों को वहां पहुंचने के बाद पता लगा था। यहां तक कि उस फैक्ट्री के मालिक को भी वहां पर होने वाली अजीबोगरीब चीजों के बारे में पता था, लेकिन वह अपने फायदे के लिए किसी को भी ये नहीं बताता है कि यहां पर कुछ खतरा है। और जब ये चारों दोस्त उस फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए, तब उन्हें पता चला कि इस फैक्ट्री से पहले भी काफी लोग इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन के अंदर बहुत ही डरावनी चीजें होती हैं और जब रात हो जाती है तब तो वो चीजें और भी भयानक रूप ले लेती है। लेकिन उन लोगों के वहां जाने से पहले तक रात के वक्त उस फैक्ट्री में कोई नहीं रुकता था। अब क्योंकि ये बिहार से गए थे तो शुरू में इनको कमरा वगैरह नहीं मिला, तो यह उसी फैक्ट्री में रहने का सोचते हैं और मुश्किल से वहां पर इन्होंने 3 या 4 रातें काटी होंगी। लेकिन वह 4 रातें इनके लिए पल पल मौत के समान थी। वो खुद ही जानते हैं कि उन 4 रातों में उन्होंने कैसे अपने जीवन को बचाया था। वो करते भी तो क्या करते, वो गरीब परिवार से थे और इस पापी पेट के लिए वो अपनी जान तक दांव लगाने में पीछे नहीं हटते हैं। तो ये पूरी कहानी उन 4 वर्कर्स ने मेरे साथ शेयर की है। तो उनकी इस आपबीती को मैं कहानी के रूप में आपको अच्छे से तैयार करके आज बताने वाला हूं। तो कहानी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए। और जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा और छोटा सा कमेंट जरूर कर दे। और अगर आप भी मेरे साथ कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस स्टोरी को मेरे ही पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं। वो शहर का एक रिहायशी इलाका था। वहां बहुत से लोग रहते थे। पास ही में एक बड़ी सी मार्केट थी। उस मार्केट में रात 10-12 बजे तक अक्सर चहल पहल रहती थी, लेकिन रात 12 बजे के बाद वो पूरा इलाका काफी सुनसान हो जाता था। और ऐसे सुनसान इलाके में असामाजिक तत्व घूमते थे। कुछ नशा करने वाले युवक जो नशा खरीदने के लिए आसपास के इलाकों में चोरियां करते। उस इलाके में पीछे की तरफ हल्के पेड़ों का झुरमुट भी था। उसे एक हिसाब से छोटा मोटा जंगल भी कह सकते हैं। उन पेड़ों के ठीक पीछे ऊंचाई पर रेल की पटरियां थी और उन पटरियों के ठीक पीछे की तरफ ही एक पतली सी सड़क के दूसरी ओर एक बड़ी सी बंद पड़ी फैक्ट्री थी। उस बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने मौजूद सड़क पर रात होने के बाद एकदम घुप अंधेरा हो जाता था, क्योंकि वहां पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी थी। हाँ, वहां से थोड़ा दूर एक स्ट्रीट लाइट जरूर लगी थी, लेकिन उसका उजाला सड़क के उस हिस्से पर नहीं आता था। अब चूंकि वो फैक्ट्री बंद पड़ी थी और सुनसान इलाके में थी, तो ऐसे में वहां नशेड़ियों और चोरों ने डेरा डाला हुआ था। लेकिन वे लोग ज्यादा देर तक वहां ना रहते, पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़े ही समय में वे लोग वहां से भाग निकलते। उन पटरियों पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता था। पता नहीं ऐसा क्या था वहां पर जो उस समय पटरियों पर कोई भी होता उसे ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं देती थी। तभी कई लोग वहां ट्रेन के नीचे कटकर मारे जा चुके थे। पहले सबको ये बात नहीं पता थी कि वहां ट्रेन की आवाज नहीं आती। उस समय तो सभी को यही लगता था कि वे सारे ही लोग वहां आत्महत्या के इरादे से ही गए होंगे। लेकिन एक दिन उस पटरी पर कोई आदमी एक ट्रेन का शिकार हो गया, लेकिन वो समय रहते अपने आप को संभालते हुए वहां से हटने में कामयाब रहा। लेकिन इन सब में उसका एक पैर ट्रेन के नीचे आकर कट गया। आनन फानन में उस शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उसकी जान बच गई और उसका कटा हुआ पैर भी डायनेक्टरों ने जोड़ ही दिया। लेकिन पुलिस वालों ने उससे फिर पूछा कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ, क्यों वो उन पटरियों पर आत्महत्या करने गया था। तब उसने बताया
कि नहीं, वो आत्महत्या करने नहीं गया था, बल्कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, तो वो आत्महत्या क्यों करेगा? फिर पुलिस वालों ने पूछा कि वो ट्रेन के नीचे कैसे आया, जबकि ट्रेन ने तो हॉर्न बजाया था, तो तुम पीछे क्यों नहीं हटे? तब उसने बताया कि उसे वहां किसी तरह के हाइनन की आवाज सुनाई ही नहीं दी थी। लेकिन फिर अचानक जब मेरा ध्यान इस ओर गया, तब मैंने देखा कि ट्रेन आ रही है। मैं जितना जल्दी हो सके वहां से हट गया, लेकिन इस दौरान मेरा एक पैर कट गया। अब ये बात किसी को समझ नहीं आई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को ट्रेन इतनी तेज आवाज सुनाई ही न दे। पुलिस ने इसे फिर हादसा बताकर केस बंद कर दिया, क्योंकि पुलिस को वैसे भी बहुत काम होते हैं। वो ऐसे केस के पीछे अपना समय खराब भी नहीं करना चाहेंगे। वो पटरी का रास्ता दूसरी तरफ जाने का शाय नटकट था, जहां मेन रोड से दूसरी तरफ जाने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगता। वहीं उन पटरियों के रास्ते से 5 से 7 मिनट ही लगते थे। लेकिन इन सब हादसों की वजह से अब उस रास्ते से आना जाना लोगों ने लगभग बंद ही कर दिया था। सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन एक बिजनेसमैन ने उस पटरी के पीछे मौजूद बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीद लिया। ऐसा नहीं है कि उसे उन पटरियों पर होने वाले हादसों का पता नहीं था, लेकिन वो फैक्ट्री उसे काफी कम दाम में मिल रही थी और वो एक रिहायशी इलाका था। तो जिस तरह का काम वो उस फैक्ट्री में करने का सोच रहा था, उसके लिए ये फैक्ट्री एकदम परफेक्ट थी। खैर, जल्दी ही उसने कागजी कार्यवाही कर वो फैक्ट्री खरीद ली और फिर उसमें केक पेस्ट्री बेकरी का सारा काम करवाने की तैयारी करने लगा। अब चूंकि वो एक रिहायशी इलाका था, तो काम करने वाले सारे लोग उसे वहीं आसानी से मिल भी गए। उसमें काम करने पर लोगों का फायदा था, क्योंकि एक तो वो फैक्ट्री पास थी, ऊपर से अभी इतना काम भी नहीं था। कुछ ही दिनों में उस फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया गया। अभी वो फैक्ट्री नई ही थी, इसलिए वहां सिर्फ 8-9 कर्मचारी ही थे। 6 लोग केक पेस्ट्री बनाने के लिए, एक वाइन चमन, एक सफाई कर्मचारी और एक उन सब के लिए खाना बनाने वाला। दिन के समय तो वहां सब रहते, लेकिन रात में काम खत्म करते ही वे सारे, यहाँ तक कि चौकीदार भी, उस फैक्ट्री को ताला मारकर वहां से घर चले जाते। वो वहां एक ही ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें केक पेस्ट्री का काम होता था, इसलिए जल्दी ही वहां काम भी बढ़ने लगा। लेकिन कोई तो था जिसे यहाँ उन लोगों का आना पसंद नहीं था। वहां अभी काम शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन इसी बीच एक दिन वहां काम करने वाला एक कर्मचारी केक बना ही रहा था कि तभी उसके पीछे मौजूद अलमारी में से सबसे ऊपर जो डिब्बे रखे थे, वो उसके ऊपर गिर पड़े। इससे उस युवक के सिर पर हल्की चोट लग गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। उसे कुछ दिन छुट्टी दे दी गई और अब उस फैक्ट्री में सिर्फ 5 लोग रह गए थे। वे सारे इस बात से हैरान थे कि आखिर ये अचानक से सामान नीचे कैसे गिर गया। उस समय त्योहार का समय था, इसलिए उन लोगों ने इस बारे में ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपना काम जारी रखा। लेकिन ये हादसा फिर से दोबारा हुआ। जब दूसरा कर्मचारी वहां काम कर रहा था, तो दोबारा उसके पीछे की अलमारी के ऊपर से एक डिब्बा उसके ऊपर गिरा। लेकिन ठीक इसी समय वो सामान लेने के लिए अपनी जगह से हटा और वो डिब्बा उसके ऊपर न गिरकर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर वे सारे काफी घबरा गए थे, क्योंकि पटरी के ऊपर होने वाले हादसों से वो सभी भली भांति परिचित थे और ये फैक्ट्री उस पटरी के एकदम पास थी। लेकिन वे सारे ये काम छोड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनके घर से काफी पास था और उन्हें तनख्वाह भी काफी अच्छी मिलती थी। इसलिए उन सभी लोगों ने इसका समाधान निकाला। उन सभी लोगों ने मिलकर सारे भारी डिब्बों को अलमारी के नीचे वाले हिस्सों में रख दिया और हल्के बक्सों को ऊपर रख दिया। अब वे सारे निश्चिंत होकर काम करने लगे। ऐसा नहीं है कि अब वो डिब्बे उन पर नहीं गिरते थे, वे आए दिन उन लोगों के ऊपर गिरते थे, लेकिन हल्के होने के कारण उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। वो बस उन्हें उठाकर वापस ऊपर रख देते। दिन ऐसे ही निकल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वहां ऐसे हादसे ज्यादा होने लगे थे। एक दिन वहां काम करने वाला एक कर्मचारी बाथरूम गया, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से निकलने लगा तो वो दरवाजा खुला ही नहीं। उस कर्मचारी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
थक हार कर उसने अपने साथी कर्मचारियों को आवाज दी, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। फिर थक हार कर वह भी बैठ ही गया। जब काफी देर तक भी वो वापस नहीं आया, तब उसके साथी उसे वहां ढूंढते हुए पहुंचे। उन्होंने पाया कि बाथरूम की कुंडी बाहर से बंद थी। ये देखकर उनमें से एक ने कुंडी खोली तो पाया कि उनका साथी अंदर ही बैठा हुआ है। उसे यूं देखकर उसके साथी बोले कि तू यहाँ क्या कर रहा है? आज इतना काम है और तू 2 घंटे से बाथरूम में है। तभी वो शख्स बोला कि मैं यहाँ खुशी से नहीं बैठा हूँ, बाथरूम का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तब उनमें से एक ने कहा कि बाथरूम के पीछे से कुंडी लगी थी, तो शायद किसी ने मजाक करने के लिए ये किया होगा शायद। उस समय तो सब लोगों ने यही सोचा और फिर वे सारे वापस काम पर लग गए। लेकिन अब ये आए दिन होने लगा था। जो भी कोई बाथरूम में जाता उसे वहां काफी देर लगती। फिर जब वो लोग उसे लेने जाते तो वो बाथरूम में बंद मिलता। वे सारे लोग इससे परेशान हो चुके थे, लेकिन इसका भी उन्होंने एक हल निकाल ही लिया था। अब 2 लोग बाथरूम जाते, एक अगर बाथरूम में होता तो दूसरा बाथरूम के बाहर, ताकि अब ऐसा कुछ ना हो। इस सिचुएशन से भी उन्होंने कैसे भी करके पार पा ली थी, लेकिन वहां जो भी कुछ था वो भी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। अब उस फैक्ट्री में काम काफी बढ़ भी गया था। पहले जहां शाम के 6 बजे तक सारे ऑर्डर पूरे हो जाते थे, अब वहीं उन्हें रात के 8-9 बज जाते थे, जिस कारण से कभी कभी वहां के कर्मचारी पटरियों से आने जाने लगे। इस दौरान ऐसा बहुत बार हुआ तब ट्रेन उनके ठीक सामने से निकली हो और उन्हें ट्रेन की कोई आहट सुनाई ना दी हो, इसलिए वो कुछ दिनों तक पटरियों का इस्तेमाल बंद कर दिया करते। लेकिन जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में उन्हें दोबारा वो शॉर्टकट लेना पड़ता था। अब यहाँ पर काम करते करते कई लोगों को 6-7 महीने हो चुके थे। ऊपर से फैक्ट्री में होने वाली ये आए दिन की घटनाएं, इसलिए इस फैक्ट्री के कई कर्मचारी दूसरी जगह काम ढूंढकर यहाँ से चले गए। लेकिन 2-4 लोग अब भी वहीं थे, क्योंकि उनका परिवार वहीं था। ऐसे में कहीं दूसरी जगह जाना काफी खर्चे वाला काम था, इसलिए वे लोग यहीं रहे। अब वहां पर कुछ नए कर्मचारी भी आए, लेकिन उनके पास फिलहाल रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे 3-4 लोग उस फैक्ट्री में ही रहने लगे थे। उस फैक्ट्री के मालिक को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने बोल दिया था कि जब तक वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं रह सकते हैं, और खाना तो उन्हें पका पकाया मिल ही रहा था। अब 9 बजे के बाद सबके फैक्ट्री से जाने के बाद उन चारों ने वहां अपनी अपनी फोल्डिंग बिछाई और उस पर सो गए। अभी उन चारों को सोए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक अलमारी के ऊपर से कोई डिब्बा नीचे गिर पड़ा। उसकी आवाज सुनकर वे चारों उठ बैठे और उन्होंने लाइट जलाकर देखा तो पाया कि एक डिब्बा अलमारी पर से नीचे गिरा हुआ था। वे सारे एकदम हैरान थे कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ। उन चारों ने बाकी के स्टाफ से यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटना के बारे में सुना था और उन्होंने उन चारों को ऐसी स्थिति से कैसे निपटना है वो भी बताया था। इसलिए वे चारों इस बारे में ज्यादा ध्यान ना देते हुए दोबारा सोने की कोशिश करने लगे। अब वे चारों दोबारा सोने लगे थे कि कुछ ही देर में दूसरा एक डिब्बा भी ऊपर से गिर पड़ा। वे चारों काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि दिन में ज्यादा लोग होने के कारण बात कुछ और होती है, लेकिन रात के समय इस सुनसान इलाके में उनके अलावा कोई नहीं था। इसलिए उन चारों ने लाइट जलाकर सोने का फैसला किया। उन्होंने लाइट जलाई और सो गए। अब कुछ घंटों तक तो सब सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से एक शख्स की फोल्डिंग के नीचे से उसे किसी के हिलने डुलने का आभास हुआ। वो शख्स शायद काफी नींद में था, इसीलिए वो नहीं उठा और कुछ देर बाद वो हिलने डुलने की हलचल एकदम शांत हो गई। कुछ देर बाद दूसरे की फोल्डिंग के नीचे भी वही हलचल हुई। वह शख्स भी ना उठा और फिर कुछ देर बाद वो हलचल शांत हो गई। इसी तरह से एक एक करके उन चारों की फोल्डिंग के नीचे वो हलचल हुई, लेकिन उनमें से कोई ना उठा तो वो हलचल शांत हो गई। इसी तरह से जैसे तैसे उन चारों ने वो रात वहां काटी, लेकिन वहां रहना उनके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि रात में अजीबोगरीब हादसे जो हो रहे थे। रात में कभी भी बाथरूम का नल खुल जाता, उसकी आवाज से वे सारे उठकर बाथरूम में जाकर नल बंद करते।
लेकिन थोड़ी देर बाद वो नल पता नहीं कैसे खुल जाता। कभी ऊपर से सामान गिर जाता, कभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती। सुबह सबके आते ही उन चारों ने सबको वो बात बताई। उनमें से एक बोला कि वो तो हमने आपस में सलाह मशवरा कर रखा था कि हम चारों साथ में जाएंगे, इसलिए बच गए, वरना क्या होता हमारा। इस फैक्ट्री में कोई भूत है और उसे ये नहीं पसंद कि कोई भी यहाँ रहे, इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें भी अपनी जान प्यारी है। तभी वहाँ एक पुराना कर्मचारी बोला कि देखो, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही काम नहीं छोड़ सकते। हमें पैसा यहाँ बहुत मिलता है और यहाँ का भूत हमें सिर्फ सामान वगैरह गिराकर परेशान ही करता है, तो यहाँ काम करने में कोई बुराई भी नहीं है। और रही बात यहाँ रात में रुकने की, तो तुम लोग अपने लिए एक किराए का कमरा देख लो, वहाँ रह लेना और यहाँ दिन में काम कर लेना। उन्हें काम की ज़रूरत तो थी ही, और चूंकि उन्हें अभी तक ज़्यादा काम भी नहीं आता था, वो तो जस्ट अभी उनके हेल्पर ही थे, इसीलिए उन्हें दूसरी जगह आसानी से काम मिलना भी मुश्किल था। इन सब कारणों की वजह से वो उस फैक्ट्री को छोड़कर नहीं गए। दिन में उन चारों में से 2 लोग उस फैक्ट्री में से गए और बाहर जाकर चारों के लिए एक कमरा ढूंढने लगे, क्योंकि वो चारों ही हेल्पर थे। उनकी तनख्वाह 12-15 हजार के ही आसपास थी और उन्हें पैसे घर पर भी भेजने होते थे। इसीलिए वो चारों एक ही कमरा लेना चाहते थे, जिसका किराया वो चारों मिलकर दें। वो पूरा रिहायशी इलाका जरूर था, लेकिन मार्केट एरिया होने के कारण वहाँ कमरे का किराया काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए वे दोनों शाम तक कमरा ढूंढकर वापस फैक्ट्री आ गए। फैक्ट्री में आते ही बाकी दोनों ने पूछा कि क्या उन्हें कोई कमरा मिला। उन्होंने मना कर दिया और बताया कि यहाँ पर कमरे बहुत महंगे हैं, 7-8 हजार कमरे का किराया है एक इंसान के लिए। बिजली बिल, पानी और उसमें खाना पीना सब देंगे। ये सुनकर वे दोनों काफी परेशान हो उठे, क्योंकि उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वे लोग इतना महंगा कमरा किराए पर ले सके। तभी वहां पर पहले से ही काम कर रहे एक कर्मचारी ने बताया कि इस जगह पर 2 इलाके हैं और जो इलाका पीछे की तरफ है वहां पर तुम लोगों को आसानी से 4-5 हजार में कमरा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, वो लोग सिर्फ कमरे ही किराए पर देते हैं, बाकी का सारा सामान तुम्हें खुद से जुटाना पड़ेगा। उस फैक्ट्री में 3 टाइम का खाना तो मिल ही जाता था, बस उन्हें सोने के लिए फोल्डिंग की जरूरत थी। इसके अलावा उनके पास कपड़े तो थे ही और फोल्डिंग भी उस फैक्ट्री में थी। अब चूंकि शाम हो चुकी थी और थोड़ी देर में रात होने वाली थी, इसलिए उन चारों ने उस फैक्ट्री में एक रात और रुकने का फैसला किया। रात में काम करके सारे लोग चले गए और अब बस वो चारों ही उस फैक्ट्री में रह गए थे। वे चारों लाइट जलाकर सोने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक दोबारा अलमारी के ऊपर से सामान गिरा। उन चारों ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग अपनी आंखें खोलकर नहीं देखेंगे। ऐसे ही 2-4 डिब्बे नीचे गिरने के बाद वहां डिब्बे गिरना बंद हो चुके थे, लेकिन अब दोबारा से उन चारों को ऐसा लग रहा था कि उनकी फोल्डिंग के नीचे कोई हलचल मच रही है। वे चारों काफी घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। तभी अचानक उनमें से एक के कानों में एक हवा का झोंका आया, जैसे मानो किसी ने उसके कानों में फूंक मारी हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर उसके दूसरे साथी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन उसने भी आंख नहीं खोली। फिर ऐसे ही उनके तीसरे साथी के साथ भी हुआ, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही उसके सामने था एक भयानक मंजर। उसके सामने एक 30-35 वर्षीय महिला थी, जिसका चेहरा सफेद था। उसके चेहरे पर कई जगह घाव थे, जिनमें से खून रिस रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और उसकी जगह सिर्फ गड्ढे थे। चेहरे पर एक तरफ मुंह का हिस्सा, होंठ के कोनों से होते हुए कान तक एक लंबा घाव था। उस घाव से उसके चेहरे का अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा था, जिससे उसके आधे चेहरे पर चौड़ी हंसने की आकृति बन गई थी। लाइट जली होने के कारण वो शख्स उस भयानक महिला को साफ साफ देख पा रहा था। उस महिला को देखकर वह शख्स जोर से चीखा, आह! उसकी चीख सुनकर उसके तीनों साथी उठे, लेकिन तब तक वह महिला वहां से गायब हो चुकी थी। उन चारों ने डरकर वो सारी रात जागते हुए काटी, लेकिन सुबह होते होते उस कर्मचारी को तेज बुखार लग चुका, जिसने उस डरावनी औरत को देखा था।
अगले दिन वे सारे लोग उसे लेकर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी में पहुंचते हैं। वहां दवाई लेने के बाद वे सारे वापस आने लगते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहता था। उसके दिमाग में अब भी उस डरावनी महिला का डरावना चेहरा घूम रहा था। लेकिन वे लोग रुकते भी कहां, इसीलिए वापस फैक्ट्री में आ गए। उनके आते ही दो लोग दोबारा सस्ते किराए के कमरे की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एक कमरा मिल जाता है जिसका किराया काफी कम था, लेकिन वो एक तारीख को खाली होना था और एक तारीख आने में अभी 3 दिन थे। वे दोनों वापस फैक्ट्री की तरफ आने लगते हैं। जल्दी पहुंचने के लिए वे दोनों उन पटरियों के रास्ते से जाने का सोचते हैं। वे दोनों बातें करते हुए पटरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वे दोनों अभी पटरियों के पास मौजूद उस छोटे से जंगल तक पहुंचे होंगे कि तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आने लगती है। उस आवाज से साफ था कि ट्रेन ज्यादा दूर नहीं है। कुछ ही देर में उन दोनों को पटरियां भी दिखाई देने लगी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पटरियों की ओर देखा तो उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई, क्योंकि एक प्रेमी जोड़ा पटरियों पर खड़ा था। वे दोनों वहां पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। इस दौरान उनका चेहरा उन दोनों फैक्ट्री के कर्मचारियों की ओर था। ट्रेन लगातार आवाज करते हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन वे लोग तो पटरी से हट ही नहीं रहे थे और उन्हें देखकर ये भी नहीं लग रहा था कि वे दोनों परेशान थे। ये देखकर वे दोनों जोर से चीखे कि अरे हटो, वहां से ट्रेन आ रही है, बहरे हो क्या? लेकिन उस प्रेमी जोड़े को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वे दोनों बस सेल्फी लेने में लगे हुए थे। ये देखकर वे दोनों उस प्रेमी जोड़े की तरफ भागने लगे कि शायद वो उन्हें बचा पाए, लेकिन नहीं, वे दोनों उस ट्रेन से ज्यादा तेज नहीं भाग सकते थे और देखते ही देखते वो ट्रेन उन दोनों को काटते हुए वहां से चली गई। ट्रेन की तेज आवाज में उस प्रेमी जोड़े की चीखें दबकर रह गई। ट्रेन के जाने के बाद वे दोनों उस प्रेमी जोड़े के शव के पास आए तो देखा कि अब तक उन दोनों के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब वहां पर एकदम शांति थी और पटरियों पर उस प्रेमी जोड़े के कटे हुए शव पड़े थी। उन शवों के हाथ पैर सिर सब कटे हुए अलग अलग जगह पर पड़े हुए थे। उन दोनों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आई, उन दोनों से पूछताछ कर लाशों को लेकर चली गई। वे दोनों भी वापस फैक्ट्री में आ गए। फैक्ट्री आते ही उन दोनों ने अभी पटरी पर हुए हादसे के बारे में बताया। ये सुनकर वे सारे एकदम हैरान थे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सिर्फ सुना था कि उस पटरी पर खड़े लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन आज ये देख भी लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे संभव है। फिर उनके साथियों ने उससे पूछा कि आखिर कमरा मिला या नहीं। उन दोनों ने बता दिया कि कमरा तो मिल गया है और उसका किराया भी बहुत कम है, लेकिन हम वहां 3 दिन बाद ही शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो किराएदार वहां रह रहे हैं वो एक तारीख को कमरा खाली करेंगे। ये सुनकर वे दोनों काफी परेशान हो उठे, क्योंकि अब उन्हें इस फैक्ट्री में 3 दिन और 4 रातें और काटनी थी, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए वे चारों वहां रहने को राजी हो गए। हर बार की तरह काम खत्म करके बाकी के सारे लोग तो वहां से चले गए और अब बस वे चारों ही वहां रह गए थे। वे चारों लाइट जलाकर अपने अपने पास एक एक डंडा लेकर सो रहे थे, ताकि कोई खतरा हो तो अपनी रक्षा कर सकें। वे चारों दिन भर के थके हारे थे, इसीलिए जल्दी ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो डिब्बे गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन वे चारों इसे नजरअंदाज कर सोते रहे। कुछ देर बाद उन्हें उनकी फोल्डिंग के नीचे हलचल महसूस हुई, लेकिन वे चारों फिर भी जस के तस रहे। जब इससे भी कुछ न हुआ तो फिर उन चारों को ही हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन वे चारों फिर भी ना उठे। कुछ देर तो सब ऐसे ही शांत रहा, लेकिन तभी अचानक उन सभी की चादर किसी ने एक झटके से खींच ली। अब ये उनके लिए ज्यादा था, इसलिए वे चारों उठ बैठे। उठते ही उन्होंने पाया कि वहां कोई नहीं था, इसलिए वे चारों दोबारा चादर तानकर सो गए। कुछ देर ऐसे होने के बाद दोबारा उन सभी की चादर किसी ने एक झटके से खींच ली। वे चारों दोबारा उठ बैठे और अब वे चारों सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए, ये तो उन्हें सोने ही नहीं दे रही। फिर उन्होंने सोचा कि 3-4 घंटों के लिए उनमें से 2 जागेंगे और 2 सोएंगे।
और फिर 3-4 घंटे बाद पहले वाले सोएंगे और बाकी के 2 जागेंगे। ये सोचकर उनमें से 2 सो गए और बाकी के 2 बैठकर मोबाइल चलाने लगे। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी और वे चारों आराम से सो भी पा रहे थे। इसी तरह से उन्होंने ये रात काटी। फिर अगले दिन सभी ने अच्छे से काम किया। हाँ, इस बार भी सामान गिरने जैसी समस्याएं उनके सामने आई, लेकिन उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री के मालिक को यहाँ होने वाली सारी घटनाओं के बारे में यहाँ के कर्मचारी बताते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक फैक्ट्री में किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई थी। पूरे दिन काम करके 2 लोग तो घर चले गए, बचे वे चारों भी अपनी योजनानुसार सोने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद जब वे दोनों सो गए, तब उन जाग रहे युवकों में से एक बाथरूम जाने के लिए उठा, लेकिन बाथरूम की कुंडी अपने आप लग जाती थी, इसलिए उसके साथ उसका साथी भी गया। वे दोनों बाथरूम गए। ठीक इसी दौरान उन सो रहे दोनों युवकों में से एक के अचानक पैर किसी ने पकड़े और उसे फोल्डिंग से खींचकर नीचे फेंक दिया। वह युवक सकपकाते हुए उठ बैठा कि तभी उस दूसरे युवक के साथ भी यही हुआ। वे दोनों इससे काफी घबरा गए थे कि तभी उन्होंने ध्यान दिया कि उनके दोनों साथी वहां नहीं थे, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। ये सोचकर वे दोनों उन्हें ढूंढने के लिए घबराते हुए वहां से उठे और उस कमरे से बाहर की ओर जाने लगे। लेकिन जैसे ही वे दोनों दरवाजा खोलने लगे तो दरवाजा खुला ही नहीं। इससे वे दोनों काफी घबरा गए थे और वो अब अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोलने लगे कि ठीक इसी दौरान उन्हें एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कि मानो कोई उनके कान में फुसफुसाते हुए बोल रहा हो कि चले जाओ यहां से। वो आवाज सुनकर वे दोनों फटी फटी आंखों से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। ठीक इसी दौरान वो दरवाजा खुल जाता है। उन दोनों की नजर उस खुले हुए दरवाजे की तरफ जाती है तो वे दोनों पाते हैं उनके दोस्त उनके सामने खड़े थे। उन्हें देखकर वे दोनों राहत की सांस लेते हैं और अभी हुई सारी घटना उन्हें बताते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब बस 2 रात और यहाँ जैसे तैसे काटनी है, उसके बाद तो हम किराए के कमरे में चले ही जाएंगे। बाकियों को भी ये बात सही लगी और वैसे भी ये बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। खैर, जैसे तैसे उन चारों ने वहां वो रात भी काटी। रात लगभग 12 बजे के आसपास टाइम होगा कि उन्हें एक औरत के चीखने की आवाज आती है, बचाओ। रात के सन्नाटे में वो आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज पटरियों की तरफ से आ रही थी। वे चारों बिना अधिक समय गंवाए अपने अपने बिस्तर पर से उठे और फिर उस आवाज की दिशा में पटरी की ओर भागे। वो आवाज पटरी के पीछे मौजूद जंगल में से आ रही थी। वे चारों अपने अपने मोबाइल की टार्च जलाए उस ओर तेजी से बढ़ने लगे। इस दौरान उनमें से एक ने जोर से आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन उस तरफ से कोई आवाज दोबारा नहीं आई। लेकिन थोड़ा आगे चलकर ही उन्होंने देखा कि एक 30-35 वर्षीय महिला जमीन में लहूलुहान पड़ी हुई थी। उसके दोनों कंधों से थोड़ा नीचे दोनों छाती की तरफ एक लंबा सा कट लगा हुआ था, जिसमें से रिश्ता खून वहां की मिट्टी को गीला कर रहा था। वे चारों तेजी से दौड़कर उस महिला के पास गए, लेकिन वो महिला तो कुछ भी बताने की हालत में ही नहीं थी। ज्यादा खून बहने के कारण वो महिला अर्ध बेहोशी की हालत में करहा रही थी। उन चारों ने आसपास देखा कि आखिर किसने उसका ऐसा हाल किया, क्योंकि उसके जख्म ताजा लग रहे थे। लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया और फिर उस महिला को लेकर तेजी से कुछ दूर मौजूद अस्पताल की ओर भागे। उनके अस्पताल पहुंचते ही पुलिस भी वहां आ पहुंची और उन चारों से पूछताछ करने लगी। उन चारों ने उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे जब वे लोग सो रहे थे तो इस औरत के चीखने की आवाज आई और फिर हम वहां आए, लेकिन हमें आसपास कोई नहीं दिखा। फिर हमने सीधे आपको फोन किया और इन्हें लेकर यहां आ गए। पुलिस ने उन चारों को वहीं रोकने के लिए कहा जब तक कि उस महिला को होश नहीं आ जाता, क्योंकि पुलिस को शक था कि शायद इस महिला को इन चारों ने ही ऐसे जख्मी किया हो और अब ये सबके सामने निर्दोष बनने का नाटक कर रहे हों। खैर, समय से इलाज मिलने पर वह महिला बच गई और कुछ ही देर में जब वो होश में आई
तो उसने बताया कि पटरी के दूसरी तरफ उसका घर है और इस तरफ एक फैक्ट्री है जिसमें वो आज ओवरटाइम कर रही थी। घर आने में आज उसे काफी देर हो गई थी, इसलिए वो पटरी के रास्ते जाने लगी। उसे लगा कि अब पटरी के पास जो बंद पड़ी फैक्ट्री थी उसमें काम शुरू हो गया था, इसलिए वो इलाका इतना सुनसान नहीं होगा। ऊपर से उसे घर जाने की भी जल्दी थी। वो पटरी से नीचे उतरी ही थी कि अचानक 5-6 लोग वहां आए और उन्होंने उसे पीछे से दबोच लिया। फिर उन्होंने उसे वहां जमीन पर पटका और उसके कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ा ही रहे थे कि तभी अचानक उनका हाथ उसके मुंह से हट गया और वो जोर से बचाओ चीखी। उसके चीखते ही उनमें से एक ने कहा कि अब इसे मारना पड़ेगा। ये बोलकर उसने एक तेज धार वाला चाकू उसके गर्दन पर मारना चाहा, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसकी गर्दन की जगह वो वार उसके सीने पर जा लगा और फिर वे सारे वहां से भाग खड़े हुए। फिर उसने अर्ध बेहोशी की हालत में दूसरी तरफ से इन लड़कों को आते देखा और ये लोग उसे अस्पताल ले आए। उस महिला का स्टेटमेंट लेकर पुलिस वालों ने उन चारों को छोड़ दिया, लेकिन अब तक सुबह हो चुकी थी। वे चारों वापस फैक्ट्री में आ गए और दोबारा थोड़ी देर सोने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद वहां दोबारा काम शुरू हो गया और वे सारे वहां काम करने लगे। अब बस उन्हें आज की रात वहां और काटनी थी। उसके बाद वे लोग किराए के कमरे में शिफ्ट हो ही जाएंगे। काम खत्म करके सारे वहां से चले गए और अब वे चारों वहां अकेले रह गए थे। योजनानुसार उनमें से 2 सोए और 2 जागने लगे। अभी उन्हें सोए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा कि अचानक उन चारों को एक एक थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ पड़ते ही बाकी के 2 भी अपना गाल पकड़ते हुए उठ बैठे और अब वे चारों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने इन्हें पीटा हो, वरना अक्सर तो परेशान ही करती थी। वे सारे इस बारे में सोचते हुए अपने एक एक गाल पर हाथ रखकर बैठे हुए थे कि तभी एक एक करके सभी को दूसरे गाल पर भी थप्पड़ पड़ा। वे चारों घबराए हुए अपने दूसरे गाल पर भी हाथ रखकर बैठे हुए थे। इस दौरान वे सारे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि अब आखिर क्या किया जाए। इतने में ही उनमें से एक के किसी ने पैर पकड़ा और फिर उसे घसी सटे हुए फोल्डिंग से नीचे पटका और फिर घसीटते हुए आगे ले जाने लगी। यह देखकर वह शख्स काफी घबरा गया और वो तेजी से चीखा कि बचाओ कोई। यह देखकर उसके साथी हिम्मत करके आगे आए और फिर उसे जैसे तैसे पकड़कर रोका। वे सारे अब काफी घबरा गए थे। उन्हें अब पता चल चुका था कि उस फैक्ट्री के अंदर अब रहना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए वे चारों उठकर तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन उस फैक्ट्री का दरवाजा जाम था। वे लोग बहुत कोशिश कर रहे थे उसे खोलने की, लेकिन वो दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे सारे अब काफी घबरा गए थे। तभी अचानक उस अदृश्य ताकत ने उनमें से वापस किसी का पैर पकड़कर घसीटते हुए सामने मौजूद एक अलमारी की तरफ दे मारा। बाकी के तीनों दोस्त घबराते हुए उसके पास आए, लेकिन इसी बीच उनमें से एक हवा में 2 फीट ऊपर उठा और फिर दूसरी अलमारी से पीठ के बल जा टकराया। बचे हुए दोनों लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वे दोनों ही हवा में ऊपर की तरफ उठने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि कोई उनकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठा रहा हो। कुछ देर तक ऐसे ही हवा में ऊपर रहने के बाद वे दोनों नीचे गिर पड़े। गर्दन पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण उनकी सांस रुक रही थी, लेकिन नीचे गिरते ही उन्हें राहत मिली और वो दोनों तेजी से सांस लेते हुए खांसने लगे। अब वे सारे समझ चुके थे कि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है और इस मुसीबत से निकलना काफी कठिन है। इसलिए फिलहाल तो वे अपने आप को जैसे तैसे संभालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपने आप को संभाला ही था कि अचानक वहां की लाइट बंद हो गई, जिससे वे सारे पहले से ज्यादा घबरा गए। लाइट बंद होते ही उनके ऊपर वार पहले से तेज हो गए। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें बुरी तरह से पेट और पीठ पर मार रहा था। वे चारों दर्द से बुरी तरह छटपटा रहे थे, लेकिन वो जो कोई भी अदृश्य शक्ति थी वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। उन चारों युवकों की चीखें उस फैक्ट्री के अंदर गूंज रही थी। कुछ देर बाद उन्हें अपने ऊपर वार महसूस होना बंद हो गए। इससे वे सारे कुछ पल के लिए शांत हुए। वे सारे अब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे।
तभी वहां लाइट दोबारा जल गई। अब इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते कि तभी एक रस्सी वहां हवा में तैरते हुए आई और उनमें से एक युवक की गर्दन पर फंदे की तरह कसने लगी। उसके बाकी के साथी उसे बचाने की कोशिश करते हुए वह फंदा उसकी गर्दन से निकालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक उनमें से एक को जोरदार थप्पड़ पड़ा। वह शख्स कुछ देर के लिए तो अनियंत्रित हुआ, लेकिन फिर अगले ही पल दोबारा अपने साथी को उस फंदे से आजाद करने की कोशिश करने लगा। अब वह फंदा उस युवक के गले पर पहले से ज्यादा कस गया था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थी, मुंह खुल गया था और दम घुटने की वजह से उसका चेहरा नीला पड़ता जा रहा था। ये सब देखकर उनमें से एक युवक चीखते हुए बोला कि आखिर कौन है वो, क्यों इस तरह से उनको परेशान कर रही है, उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा है जो ऐसे वो उनकी जान के पीछे पड़ी है। इसके बाद उस युवक के गर्दन का वह फंदा ढीला पड़ गया। ऐसा होते ही उन सब ने उसकी गर्दन पर से उस फंदे को निकालकर दूर फेंक दिया। अब वहां पर एकदम खामोशी छाई हुई थी, जैसे एक बड़े तूफान के बाद सब शांत हो जाता है। वे चारों घबराए हुए आपस में चिपक गए थे कि तभी अचानक उनके सामने एक महिला प्रकट हुई। उस महिला ने नीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, बाल उजड़े हुए थे। उसकी उम्र 30-35 के आसपास लग रही थी। शरीर और चेहरे पर जगह जगह गहरे घाव थे। चेहरे के एक तरफ होंठ से कान तक का गहरा घाव था, जिससे उसके मुंह के एक तरफ के दांत साफ दिखाई दे रहे थे। वो घाव देखने में आधी हंसी जैसा लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ का चेहरा एकदम सपाट था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और उसकी जगह सिर्फ गड्ढे थे। वे सारे हैरानी से उस महिला के देख रहे थे, क्योंकि वह कोई साधारण महिला तो बिल्कुल नहीं लग रही थी कि तभी उस महिला को देखकर वही बीमार हुआ। शख्स बोला कि ये वही है जिसे मैंने उस रात देखा था। ये सुनकर उनमें से एक युवक बोला कि बहन, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। हम कल ही यहां से चले जाएंगे, लेकिन हम यहां मजबूरी में रुके थे क्योंकि हमें कम पैसों में कोई कमरा चाहिए था। ज्यादा महंगा कमरा हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारी तनख्वाह काफी कम है और हमारे पीछे हमारे माँ बाप भी हैं, जिन्हें हर महीने हमें 8-10 हज़ार भेजने हैं ताकि वो आराम से रह सके। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर फिर भी हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमें मारिए मत। हमारे पीछे हमारे माँ बाप भी हैं और छोटे भाई बहन अभी इस लायक नहीं हैं कि परिवार संभाल सकें। हम नहीं होंगे तो वे लगभग बेसहारा हो जाएंगे। यह सुनकर वह डरावनी औरत कुछ देर तो शांत रही, फिर वह बोली कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर जो भी मेरे साथ हुआ था वो आगे किसी और के साथ हो, इसलिए मैं इस जगह पर किसी को आने नहीं देती। ये सुनकर वे चारों एकदम हैरान रह गए। फिर उनमें से एक बोला कि आखिर ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? तब उसने बताया कि पीछे जो सरकारी अस्पताल है वो उसमें सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती थी। वह शादीशुदा थी और उसके 2 लड़के थे। उस समय सर्दियां चल रही थी, दिसंबर का महीना चल रहा था। ठंड की वजह से अंधेरा जल्दी हो जाता था और उसकी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। 1 दिसंबर की शाम वो काफी लेट हो गई थी, अंधेरा भी काफी हो गया था। अब मेन रोड से जाने में उसे काफी समय लगता, इसलिए उसने पटरी की तरफ से जाने की योजना बनाई। उस समय ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। अंधेरा ज्यादा होने के कारण वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी कि तभी उसे कुछ लोगों ने दबोच लिया। उन लोगों ने उसका मुंह कसकर पकड़ लिया ताकि वो कोई आवाज ना निकाल पाए और उसे जबरन उस बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर लेकर आए। वो 5-6 लोग थे। उन सब ने मिलकर उस बंद पड़ी फैक्ट्री में उस महिला के साथ रेप किया और फिर उसे उसी रात उन पटरियों पर छोड़कर भाग गए, इस दौरान ताकि वो जिंदा ही न बचे। इसके लिए उन लोगों ने उस महिला को बुरी तरह मारा, उसके मुंह के एक हिस्से को कान तक बुरी तरह चीर दिया और फिर उसे पटरियों पर फेंक दिया। कुछ ही देर में एक ट्रेन उसे काटते हुए चली गई। पुलिस वालों ने इस केस की छानबीन की, लेकिन उन्हें इसमें कोई सुराग नहीं मिला। फिर थक हार कर उन्होंने ये केस बंद कर दिया, लेकिन उस औरत की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी और अब उसकी आत्मा उस फैक्ट्री और उस पटरी के आसपास घूमती है ताकि अब आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। इसलिए उस औरत की आत्मा
पटरियों पर आने वाले लोगों के ऊपर ऐसा असर डालती है कि उन्हें वहां ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिससे वो लोग मारे जाते हैं। इससे अब वहां ज़्यादा लोग नहीं आते, लेकिन इस फैक्ट्री के दोबारा खुलने से अब लोग इन पटरियों वाले रास्ते का इस्तेमाल दोबारा करने लगे थे, जिस वजह से वह महिला उस रात उन लोगों का शिकार होते होते बची। और इसलिए कैसे भी करके तुम लोगों को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर उनमें से एक युवक बोला कि देखिए, हम कल के कल ही इस जगह से चले जाएंगे और वापस यहां कभी मुड़कर भी नहीं आएंगे, और सबको इस बारे में भी बता देंगे ताकि ये फैक्ट्री वापस खाली हो जाए, लेकिन प्लीज हमारी जान मत लीजिए। ये सुनकर वह औरत अपना भयानक चेहरा उस युवक के एकदम पास लेकर आई और बोली कि कल से तुम लोग मुझे यहां नजर मत आना। यह बोलकर वह औरत वहां से गायब हो गई। अगले दिन उन चारों ने रात की पूरी घटना सभी को बताई और फिर उसी दिन फैक्ट्री के मालिक से हिसाब मांगकर उस फैक्ट्री से चले गए। लेकिन पहले वाले लोग अब भी वहां जस के तस थे। इसी वजह से वहां अब पहले से ज्यादा हादसे होने लगे थे। जैसे ओवन में रखा केक जल जाता और ओवन में आग लग जाती। समय रहते आग पर काबू तो पा लिया जाता, लेकिन नुकसान होने लगता। फिर बाद में उनके साथ पहले से ज्यादा खतरनाक हादसे होने लगे। वहां काम करने वाले लोगों को किसी औरत की आवाज सुनाई देने लगी थी, जो उन्हें गुस्से में वहां से जाने को कहती। डर के मारे एक एक करके वे सारे लोग वहां से चले गए। लेकिन कुछ ही दिनों में उस फैक्ट्री के मालिक ने काम करने के लिए नए लोग रख लिए। लेकिन उस औरत की आत्मा ने उन सभी को भी वैसे ही परेशान किया, जिससे कुछ ही दिनों में वे सारे भी वहां से काम छोड़कर जाने लगे। उस फैक्ट्री के मालिक को इस बिजनेस से काफी फायदा हो रहा था, लेकिन इन सब चीजों की वजह से काम समय पर नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने उसी इलाके में दूसरी जगह फैक्ट्री डाली और अब उसने वो फैक्ट्री खाली करवाकर नई फैक्ट्री में काम शुरू करवा दिया। वहां पर भी उसका काम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी वो पुरानी फैक्ट्री आज भी वैसी ही खाली पड़ी है। फैक्ट्री के मालिक ने बहुत कोशिश की उस फैक्ट्री को बेचने की, लेकिन कोई भी उस भूतिया फैक्ट्री को खरीदने को तैयार नहीं था। आज भी वो पूरा इलाका सुनसान पड़ा हुआ है। उस पटरी वाले रास्ते पर हो रहे हादसों के कारण वहां रात में तो छोड़ो, दिन में भी कोई नहीं गुजरता। लेकिन कई नशेड़ी गंजेड़ी रात के समय वहां जाकर नशा करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए इससे अच्छी जगह और कहां होगी। लेकिन अभी के समय वहां पर नशेड़ियों ने भी जाना बंद कर दिया है, क्योंकि रात में जब वे सोते थे तो कईयों को किसी औरत की आवाज आती, और जब वे उस आवाज के पीछे पटरियों तक पहुंचते तो एक तेज रफ्तार ट्रेन के नीचे आकर मारे जाते। वहां ऐसा क्या था वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन इतना उन्हें जरूर पता चल गया था कि वो जो कोई भी है उसे पसंद नहीं किसी का भी उस पटरी वाले रास्ते से गुजरना। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो सबसे आखिर तक कहानी को सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कहानी को आखिर तक सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने स्टोरी को आखिर तक सुना है, और अगली स्टोरी मैं आपका नाम जरूर लूंगा। और मैं यहां पर धन्यवाद करना चाहूंगा ममता सहाय का, जिन्होंने आपके लिए यह पूरी स्टोरी तैयार की है। चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। राहुल रतलाम, लवली बिहार, मीनू झारखंड, अपूर्व कुमार नौटियाल उत्तराखंड, ओम प्रकाश बिलासपुर, तोहिद हुसैन मथुरा, अनिल कुमार ओडिशा, कमल सिंह जामनगर, संजय कर्नाटक, यासमीन अंसारी कोलकाता, चिंटू मालकर, सुधांशु जयपुर, प्रीत शिमू मलेशिया, सुरेखा आर्या इंदौर, अमन कुमार, संगीता गुप्ता सूरत, शाहीन सिद्दई की वाराणसी, विनोद शिमला, अशोक कुमार मिश्रा हैदराबाद। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली स्टोरी पर।